पूरी पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसी खतरनाक जेल जो समुद्र के बीचों बीच बनाई गई थी, वो भी बड़े पैमाने पर। यहाँ दुनिया भर के खतरनाक कैदियों को लाया जाता उनकी सजा काटने के लिए। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत में हमें एक नाव पर कई सारे कैदियों को दिखाया जाता है। उन्हीं में से एक एडमंड नाम का कैदी था जो इस पूरे आइलैंड को देखकर एकदम चौंक जाता है। उसे समझ ही नहीं रहा होता कि ये सभी उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। अब देखते ही देखते सारे कैदियों को उस आइलैंड पर बने हुए एक बड़े से जेल में लेकर जाया जाता है। अंदर घुसते ही सब कुछ एकदम अजीब सा था, जैसे कि ये जेल पुराने जमाने से एग्जिस्ट करता आ रहा है। वहाँ पर जेल का वार्डन होता है जो बहुत ही खड़ूस था। वो जब एडमंड के सामने गुस्से से देखता है तो एडमंड यही कह रहा था कि मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया, उसे जानबूझकर बिना किसी कसूर के यहाँ पर लाया गया है। वार्डन अब धीरे से चलते हुए एडमंड के पास आता है और कहता है कि उसे भी पता है कि एडमंड की कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें किसी दूसरे पावरफुल इंसान ने फंसाया है और वो चाहता है कि तुम हमेशा के लिए यहीं पर रहो। एडमंड ये देखकर एकदम चौंक गया, क्योंकि वार्डन को खुद उसकी बेगुनाही का पता है, फिर भी वो कई सारे पैसों के लिए उसे जिंदगी भर यहाँ कैद रखने वाला है। एडमंड को काफी डर लग रहा था और अब तो वार्डन ने उसे काफी मारना स्टार्ट कर दिया। वो उसे काफी टॉर्चर करता है और बाकी कैदियों के साथ एक जेल के अंदर बंद कर देता है। बेचारा एडमंड अब क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और एडमंड की हालत तो काफी खराब हो जाती है। उसका पूरा शरीर एकदम सूख गया था और एकदम बड़े बड़े बाल हो गए थे। वार्डन जब भी कैदियों के कंपार्टमेंट में जाता तो वो उन्हें मार कर ही आता। अब एडमंड ने तो सारी होप्स छोड़ दी थी कि उसे कोई यहाँ पर बचाने आने वाला है। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब एडमंड ने सोचा था कि वो अपनी जान ले लेगा, लेकिन वो एंड मोमेंट पर रुक जाता है और यही सोचता है कि गॉड उसकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। उस पूरे जेल का कल्चर इतना ज्यादा खराब था कि अगर कोई कैदी मर जाता तो उसे पानी में ही फेंक देते। यहाँ कई साल बीत चुके थे और एडमंड तो एकदम पागल सा हो गया था। उसका दिमागी संतुलन एकदम से ठीक नहीं होता और अब तो शायद उसका गॉड पर से भरोसा भी उठ गया होता है। लेकिन अचानक वो नोटिस कर रहा था कि जमीन हिलने लगी है। वो डर कर पीछे हट जाता है और एक कोने में चला जाता है। जमीन ऊपर आ रही थी और फिर बाद में ये पता चला कि वहाँ पर तो एक बूढ़ा आदमी मौजूद है। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर निकलता है और एडमंड को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी इस जेल का कैदी हूँ जो नीचे वाले फ्लोर पर रहता है। बूढ़े आदमी ने डरे हुए एडमंड को समझाया कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसे यहाँ पर कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वो रास्ता नहीं मिला, पर फिर भी वो अलग अलग जगहों पर खोदता रहता है ताकि वो इस जेल के एकदम टॉप पर पहुंच जाए। लेकिन शायद उस बूढ़े आदमी को समझ में आ गया कि वो गलत डायरेक्शन में खुदाई कर रहा था। अब उस कमरे के अंदर एक खिड़की मौजूद थी जिस पर बूढ़ा आदमी एडमंड की मदद से चढ़कर देखने लगता है। इतने सालों में उसने पहली बार आसमान देखा है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे तैसे वो नीचे आता है और एडमंड से मदद मांगता है। उसने एडमंड को साफ कह दिया कि अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो जिंदगी भर यहीं रह जाओगे, तुम्हें छोड़कर और किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ पर लेकर आए गए हो। तो अब वो बूढ़ा आदमी एडमंड को यही बताता है कि मेरी मदद करो यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इसके बदले वो बूढ़ा आदमी एडमंड को कई सारी चीजें सिखाने का वादा करता है। अब एडमंड जो इतने सालों से यहाँ रहकर एकदम बोर हो चुका था और वो तो अपनी जान भी लेने वाला था, उसे एक होप मिलती है कि एट द एंड वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। तो अब सारी चीजें डिसाइडेड होने के बाद वो बूढ़ा आदमी एडमंड को उसी सुरंग से अपने कमरे में लेकर जाता है। बूढ़े आदमी का कमरा एडमंड से काफी बड़ा था। वहाँ पर पढ़ने के लिए किताबें थी और बैठने के लिए कुर्सियां भी मौजूद थीं। ये चीजें एडमंड ने इतने सालों से नहीं देखी जो वो एक्सपीरियंस करता है। बूढ़े आदमी ने उसे अपने कमरे में कई सारी चीजें दिखाई कि कैसे वो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अचानक उन्हें कुछ ऑफिसर्स की आवाज आने लगी। तुरंत ही वो बूढ़ा आदमी एडमंड को अपने कमरे में भेजता है और एडमंड एकदम नॉर्मल होने का बिहेव कर रहा था, क्योंकि अगर उन ऑफिसर गार्ड्स को जरा सी भी भनक लगी तो शायद वो एडमंड को मार ही देंगे। एडमंड अपना वेस्ट बकेट सामने रख देता है दरवाजे के पास, जिससे कि गार्ड लेकर जाते हैं और वो उसके बदले कुछ खाने पीने की चीजें देते हैं। यहाँ माहौल इतना ज्यादा खराब था कि उन्हें दिन में सिर्फ एक ही बार खाना मिलता है, पर एडमंड इन चीजों में अब एक्सक्यूज नहीं देता है और जब उसे फ्री टाइम मिल रहा था तो वो उस बूढ़े आदमी की मदद करने लगा। दोनों मिलकर जैसे तैसे प्लान बनाते हैं और अपनी सुरंग खोदते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ महीने इसी तरीके से बीतते चले गए, जहाँ पर एडमंड उसी बूढ़े आदमी के साथ खुदाई करता। उन्होंने तो मिलकर अब तक काफी गहरी गुफा बना ली होती है और लग रहा था कि वो बाहर निकल ही जाएंगे। खुदाई में जितनी भी मिट्टी बाहर निकलती उसे वो वेस्ट वाली बाल्टी में रख देते और यही बाल्टी वो सभी गार्ड्स लेकर बाहर जाकर फेंक देते, जिससे उन्हें कोई शक भी नहीं होता। एडमंड और बूढ़ा आदमी तो इतने समय बाद काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे।
इनफैक्ट बूढ़े आदमी ने एडमंड को कई सारी चीजें सिखाई, जैसे कि पढ़ने लिखने के साथ साथ तलवारबाजी करना। शुरुआत में एडमंड बहुत ही कच्चा होता है उसके अंदर, लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करता गया तो वो उस ओल्ड मैन से भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। एडमंड जो एक समय पर मरने वाला था, उसका दिल लगने लगता है इन सारी चीजों में। वो पूरी तरीके से कन्फेस हो चुका था कि वो इस जेल से बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी एडमंड को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है कि कुछ साल पहले वो नेपोलियन नाम के एक आदमी के लिए काम करता था। नेपोलियन एक समय पर ब्रिटिश साम्राज्य का राजा हुआ करता था और उसकी सेनाएं बहुत बड़ी हुआ करती थी। लेकिन जब नेपोलियन गलत काम करने लगा तो उस बूढ़े आदमी ने उसकी सेना छोड़ दी। वो जाकर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के साथ काम करने लगा था, पर थोड़े समय बाद उस बिजनेसमैन की मौत हो गई। चारों तरफ ये अफवाहें फैलने लगी कि बिजनेसमैन ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक ऐसी जगह पर छुपा कर रखी है जो उसके पहचान वालों को ही पता है। अब नेपोलियन की नजर भी उस खजाने पर थी और वो यही सोचता था कि बूढ़ा आदमी उस बिजनेसमैन का बहुत ही खास था, यानी उसे पता ही होगा कि ये खजाना कहाँ पर रखा है। इसी वजह से नेपोलियन ने उस बूढ़े आदमी को कैद करके रख दिया। वो उससे पूछताछ करते हुए टॉर्चर भी करता कि वो खजाना कहाँ पर है, पर एक्चुअल बात है कि बूढ़े आदमी को कुछ पता ही नहीं है। नेपोलियन का नाम सुनने के बाद तो एडमंड भी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगा कि नेपोलियन ने मुझे भी गुमराह करके फंसा दिया। एक्चुअल बात ये तब की होती है जब एडमंड अपने साथियों के साथ बोट पर इस आइलैंड की तरफ आ रहा था। एडमंड का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था जिसका नाम फर्न होता है, लेकिन फिलहाल वो सभी काफी टेंशन में थे क्योंकि उनका एक कैप्टन जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसे ठीक करना काफी जरूरी था। एडमंड और उसके सभी साथियों को सामने एक आइलैंड दिखाई देता है तो वो उसी तरफ कुछ इलाज कराने के लिए बढ़ चले। एक्चुअल में ये वही आइलैंड था जिस पर वो बड़ी सी जेल बनाई गई थी। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही वो किनारे पर उतरते हैं तो कई सारे ब्रिटिश सोल्जर्स उनके पीछे पड़ गए। एडमंड, फर्न और उसके सभी साथी यहाँ से वहां भागने लग जाते हैं। ब्रिटिश सोल्जर्स ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि सामने नेपोलियन नाम का एक आदमी खड़ा है। नेपोलियन दरअसल पहले ब्रिटिश साम्राज्य का राजा हुआ करता था, लेकिन अपनी बदमाशी के कारण उसे पोस्ट से हटा दिया गया। नेपोलियन को इस आइलैंड पर ही कैद करके रखा गया और ब्रिटिश सोल्जर उस पर निगरानी रखते थे। फिलहाल तो वो सभी सोल्जर्स एडमंड और उसके साथियों को जेल के अंदर लेकर जाते हैं। सोल्जर समझ रहे थे कि एडमंड और उसके साथी नेपोलियन द्वारा भेजे गए आदमी हैं, जो शायद उसे छुड़ा कर लेकर जाना चाहते हैं, पर नेपोलियन ने साफ क्लियर कर दिया कि वो इन्हें नहीं जानता। इनफैक्ट कभी उसने इन लोगों का चेहरा भी नहीं देखा। तब एडमंड और फर्न बहुत ही मायूस वे में कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक शिप के वर्कर्स हैं। उनके कैप्टन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और बीच समुद्र में कोई इलाज भी नहीं मिल रहा था, इसलिए जब उन्होंने आइलैंड देखा तो वो यहाँ मदद के लिए आ गए। अब ब्रिटिश सोल्जर्स ये सारी चीजें सुनने के बाद एडमंड और उसके साथियों पर भरोसा कर लेते हैं। इनफैक्ट अब तो नेपोलियन उनके कैप्टन को अंदर लेकर जाता है और अपने डॉक्टर से इलाज करवाता है। इस मोमेंट पर तो एडमंड सोचने लगा था कि नेपोलियन कितना अच्छा आदमी है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब यहाँ इलाज के दौरान नेपोलियन एडमंड को अपने साथ बाहर लेकर आता है। वो उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था और एडमंड के मन में नेपोलियन के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। पर अचानक नेपोलियन एडमंड को एक लेटर देता है। ये नेपोलियन के किसी साथी का था जिसमें कुछ लिखा होता है और एडमंड को जाकर ये उसे देना है। पहले तो एडमंड थोड़ा सा डरने लगा, लेकिन नेपोलियन उसे शांत रखता है कि ये सिर्फ एक लेटर है, ऑफिसर्स उसे ये लेटर नहीं देने देंगे तो वो तुम्हें दे रहा है। एडमंड आखिरकार थोड़ा संकोच करते हुए उस लेटर को ले लेता है। हमें दिखाया गया कि एडमंड का वो दोस्त फर्न भी ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था। जब एडमंड थोड़ी देर बाद फर्न के पास वापस आता है तो उसने इस लेटर के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और शुक्रिया अदा करते हैं साथ देने का। पर अब सबसे दुखद संदेश ये मिला कि उनका बीमार कैप्टन मर चुका है। ये सुनने के बाद एडमंड और उसके साथी बहुत उदास हो गए थे और अब ब्रिटिश सोल्जर्स ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। वो अपने मरे पड़े हुए कैप्टन को बोट पर बिठाते हैं और बंदरगाह की तरफ लेकर चले जाते हैं। वो नेपोलियन द्वारा दिया गया लेटर अभी भी एडमंड के पास था। अब उससे कौन सी भयानक चीज होने वाली है ये तुरंत ही पता चलने वाला है। वहाँ बंदरगाह पर जब उनके ही टीम मेंबर्स जुटे हुए थे और उनकी बोट को आते हुए देखते हैं तो वो अपने कैप्टन की डेड बॉडी को देखकर काफी चौंक गए। उन्हीं में से उन टीम मेंबर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसका नाम रेड था। रेड ये चीजें देखकर काफी गुस्सा हो गया और सीधा अपने मालिक के पास चला गया। रेड ने तो मालिक से कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया एडमंड के अगेंस्ट, क्योंकि उसकी वजह से ही कैप्टन मारे गए हैं। मना करने के बावजूद भी एडमंड कैप्टन को उस आइलैंड पर लेकर गया था उन्हें ठीक करने के लिए। उस ओनर को जब ये पता चला तो वो एडमंड को बुलाकर सारी बातें पूछता है।
तब एडमंड डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा था क्योंकि उसे कैप्टन की जान जो बचानी थी। अब इस बहादुरी से ओनर काफी खुश हो जाता है। वो एडमंड को डांटने के बजाय उसे शाबाशी दे रहा था क्योंकि ये हर एक टीम मेंबर को ही करना चाहिए। इनफैक्ट ओनर एडमंड से इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसने शिप का नया कैप्टन उसे बना दिया। रेड ये सुनकर एकदम चौंक जाता है क्योंकि कैप्टन के मरने के बाद दूसरा कैप्टन उसे बनना चाहिए। रेड इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो वहां से गुस्से में चला जाता है। एडमंड बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो एक नॉर्मल वर्कर से अब कैप्टन बनने वाला है। सीधा जाकर वो अपनी गर्लफ्रेंड मैरी को ये बात बताता है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। मैरी ने उसे हाँ तो बोल दिया था, लेकिन जब दोनों फर्न के पास जाते हैं तो फर्न खुश नहीं लग रहा था। हमें एक सच्चाई पता चली कि फर्न भी मैरी को पसंद करता था, लेकिन मैरी ने हमेशा एडमंड से ही प्यार किया है। इस वजह से फर्न के अंदर एक जलन की भावना जागने लगी। वो एक तरीके से एडमंड से नफरत करने लगा था और वहां से चला जाता है। फर्न सीधा पहुंचा रेड के पास और अब ये दोनों एडमंड से नफरत करने लगे थे। वो दोनों चाहने लगे थे कि एडमंड पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। फर्न फिलहाल गुस्से में था, इसीलिए वो रेड को उस लेटर के बारे में बता देता है जो कि नेपोलियन ने एडमंड को दिया था। रेड को जब ये पता चला तो वो काफी चौंक जाता है क्योंकि इस चीज का यूज करके वो एडमंड को फंसा सकते हैं। यहाँ एडमंड जब अपने कैप्टन बनने की खुशी जता रहा था तभी वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो एडमंड को गिरफ्तार कर रहे थे नेपोलियन के साथ कांटेक्ट करने के लिए। उन्हें पता चल गया था उसकी इस साजिश के बारे में, इसीलिए अब एडमंड को सीधा मैजिस्ट्रेट विल के पास लेकर आया जाता है जो उस जगह के उच्च अधिकारी में से आते थे। एडमंड उस लेटर को साफ दिखा देता है जिसे विल पढ़ने लगे और लिटरली उसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ ऐसे सीक्रेट्स मौजूद थे जो नेपोलियन अपनी आदमियों तक पहुंचाकर उन्हें ब्लैकमेल करना चाहता था। विल बताता है कि इस तरीके से तो तुम भी नेपोलियन की टीम में हो सकते हो, पर एडमंड ने अपनी बेगुनाही बताते हुए ये कहा कि नेपोलियन ने सिर्फ ये लेटर मुझे बंदरगाह पर लेकर जाने के लिए कहा था और बाद में उसका ही कोई आदमी यहाँ उसे लेने आएगा। विल ये बात समझ गया कि एडमंड की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो थोड़ा रिलैक्स होता है कि इस बारे में किसी और को नहीं पता। विल ने तुरंत ही उस लेटर को जला दिया और एडमंड को घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में भेजा, पर जैसे ही एडमंड गाड़ी में बैठता है तो वहाँ का दरवाजा बंद हो गया। एडमंड समझ जाता है कि ये उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। तुरंत ही वो वहाँ से डरकर भागने लगा और सीधा पहुंचता है अपने दोस्त फर्न के पास। फर्न को उसने सब कुछ बता दिया नेपोलियन द्वारा दिए गए लेटर के बारे में, लेकिन उसे तो पहले से ही सब पता था। फर्न बताने लगा कि मुझे अंदाजा ही था कि नेपोलियन तुम्हें फंसा रहा है और इनफैक्ट उसने ही लेटर के बारे में ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया था। एडमंड अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड के मुंह से ये सुनकर चौंक जाता है। एडमंड पूछता है कि आखिर तुमने ये धोखा क्यों दिया। फर्न तो एक दुश्मन की तरह एडमंड के सामने खड़ा हुआ था तलवार लेकर, ये इसलिए ताकि वो एडमंड को कहीं भागने न दे। एडमंड कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक ऑफिसर्स की टीम वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने एडमंड को पकड़ लिया और अपने साथ लेकर जाने लगे और ये मोमेंट प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हो जाता है जहां एडमंड उस बूढ़े आदमी के साथ जेल में था। बेचारा एडमंड ये सारी बातें बताते हुए काफी इमोशनल हो चुका था, पर वो बूढ़ा आदमी उसे संभालता है और कहता है कि हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, हम अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ही क्लोज हैं। एडमंड और बूढ़ा आदमी फिर से गुफाओं में चले जाते हैं जहां वो खुदाई कर रहे थे और अब तो उन्हें पौधों की जड़ें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी वो सही रास्ते पर है। लेकिन वो दोनों थोड़ा और आगे बढ़ पाते इससे पहले कई सारी मिट्टी नीचे गिरने लगी, यानी वो बनाई गई छोटी गुफा एकदम ढहने वाली होती है। कई सारे पत्थर भी नीचे गिर रहे थे जिससे कि एडमंड बूढ़े आदमी को यहाँ से चलने के लिए कहता है। पता चला कि कई सारे पत्थर बूढ़े आदमी के पैर पर गिर चुके हैं और उसकी बॉडी इस तरीके से फंस गई है जिससे वो खुद को निकाल ही नहीं पा रहा। लेकिन अगर इस तरीके की कंडीशन में कभी हम फंस जाए जहाँ एकदम सकरे वाले इलाके से जाते हुए हमारी बॉडी ऐसी अटक गई है जिससे वापस आना मुश्किल हो रहा है, और ऐसे केसेस बहुत बार देखे गए हैं जब कई एडवेंचरर्स इन पहाड़ी और सकरे इलाकों में जाकर एक गेम की तरह खेलने की कोशिश करते थे। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि वो सारे एडवेंचरर्स एक ऐसे स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जिससे वो ना तो पीछे जा सकते थे और ना ही आगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वो आखिरकार कौन सी टेक्निक यूज करते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द एडवेंचरर्स फंसते नहीं थे। सबसे पहली चीज की सकरे वाली जगह पर आगे बढ़ते दौरान हमें पहले ध्यान देना है कि इस जगह से हमारी बॉडी के साथ साथ थोड़ी और जगह हो ताकि उन्हें पीछे मुड़ने के लिए प्लेस मिल जाए। इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है। ये सारे एडवेंचरर्स पहले इंस्पेक्शन करते हैं उस सकरी जगह का और फिर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। वो अपने पास एक छोटा सा निशान लगाने वाली चीज रखते हैं जिससे अगर वो जहाँ भी जाए तो उनके पीछे आने वाले लोगों को पता चल सके कि वो किस डायरेक्शन में बढ़े हैं।
हिली पर्वतों में जो इस तरीके के सकरे रास्ते होते हैं वो ऊपर से लेकर नीचे पानी की तरफ बढ़ते थे। यानी अगर कई सारे रास्ते हमारे सामने हैं तो हमें उस रास्ते को चूज करना है जिसमें थोड़ी नमी हो और जहाँ से समुद्र के पानी की आवाज आ रही हो। पर अगर हम गलत रास्ता चूज कर लेंगे और डेड एंड पर फंस जाएंगे तो हमारा मौत होना तो तय है। पर यहाँ एडमंड कैसे भी करके बूढ़े आदमी को बाहर निकालता है जो इतना ज्यादा चोटिल हो चुका था कि वो हिल भी नहीं पाता। इनफैक्ट अब कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो मरने वाला होता है। अब बूढ़े आदमी ने एडमंड को साफ कह दिया उस खजाने के बारे में कि उसे पता है कि खजाना कहाँ है। उसने एडमंड को एक मैप दिया जिसमें खजाने के बारे में लिखा था और सिर्फ इतना कहता है कि खजाने का अच्छी तरीके से यूज करना। बेचारा बूढ़ा आदमी वहीं पर मर गया। एडमंड इस समय बहुत ही ज्यादा उदास था, लेकिन एक गार्ड उसके दरवाजे के पास आ जाता है। कई बार ठोकने पर जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो अंदर घुसने लगा। एडमंड तो दीवार के सहारे छुप गया था और जब गार्ड देखता है कि बूढ़ा आदमी मर चुका है तो वो वार्डन को बताने चला गया। एडमंड भी इस मौके का फायदा उठाकर अपने कमरे में जाता तो है, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान आया। वो सोचता है कि अगर डायरेक्टली इस जेल से बाहर नहीं निकला जा सकता तो वो एक चाल चलेगा। एडमंड तो उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को निकालता है और खुद उस बैग में बंद हो जाता है जिसे कि गार्ड लेकर जाने लगे थे। वार्डन ने साफ आदेश दिया कि इसकी डेड बॉडी को पानी में फेंक दिया जाए। यानी कि एडमंड ने एक अच्छा प्लान बनाया और वो एग्जीक्यूट भी हो रहा था। कुछ गार्ड्स तो ओल्ड मैन की डेड बॉडी समझकर एडमंड को लेकर जा रहे थे किनारे पर हमें दिखाया गया कि एक गार्ड जब एडमंड के कमरे में गया तो वो पूरी तरीके से खाली था। वहाँ पर एक्चुअल में उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी थी। तुरंत ही वो गार्ड बताने चला गया वार्डन को कि जिसे वो डेड बॉडी समझ कर लेकर जा रहे हैं वो एडमंड है। पर अब काफी देर हो जाती है और जब एडमंड को फेंका गया तो वो वार्डन को भी अपने साथ लेकर नीचे गिर गया था। और इस समय एडमंड को सिर्फ अपना बदला दिखाई दे रहा था क्योंकि वार्डन ने उसके ऊपर इतने सालों में कई जुल्म किए थे। एडमंड जैसे तैसे वार्डन को पकड़ता है और पानी में डुबाकर मार देता है। फिर उसके बाद उस आइलैंड से लगातार दूर जाने लगा तैरते हुए। जैसे तैसे बहुत मेहनत के बाद वो एक किनारे पर पहुंचता है। एडमंड अब यहाँ इतने सालों में पहली बार खुला आसमान और पानी देख रहा था, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ से वहाँ भागने लगता है। उसे लग रहा था कि अब वो आजाद है और जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। लेकिन तभी उसकी खुशी शांति में बदल गई क्योंकि सामने की तरफ कई सारे पायरेट्स मौजूद थे जो उसे घूरते रहते हैं और उनका इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ उन पायरेट्स के लीडर ने एडमंड को पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगा। एडमंड साफ बताता है कि वो एक कैदी है और जैसे तैसे भाग कर निकला है। पर वो लीडर बता रहा था कि हमारे ही एक मेंबर ने हमें धोखा दिया है तो हम उसे जान से मारने वाले हैं। पर एडमंड के सामने वो एक चैलेंज रख रहा था कि तुम अगर उस गद्दार साथी से फाइट करोगे और अगर जो भी जीतेगा उसमें से तो हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। एडमंड बेचारा लड़ाई तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता। जल्द से जल्द अब एडमंड को उस गद्दार इंसान के सामने लाया जाता है जिसका नाम बेन था। बेन भी लड़ाई के लिए तैयार होता है, लेकिन जब दोनों ने तलवारबाजी करना स्टार्ट किया तो एडमंड पहले ही सबसे आगे होता है। ये इसलिए क्योंकि बूढ़े आदमी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था कम समय में। तलवारबाजी उसे अच्छी तरीके से आ गई थी और वो उसी का यूज करके बेन को हरा देता है। लेकिन वो बेन को मारता नहीं, बल्कि लीडर से कहता है कि तुम हम दोनों को टीम में रख लो, इससे हमारी क्वांटिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लीडर को ये बात अच्छी लगी, इसीलिए वो एडमंड और बेन दोनों को ही नहीं मारता। बेन भी यहाँ पर एडमंड का शुक्रिया अदा करता है और उसका दोस्त बन जाता है। अब यहाँ सारे पायरेट्स एक शिप लेकर बंदरगाह पर पहुंच चुके थे। रास्ते में एडमंड ने लीडर को अपनी सारी कहानी सुनाई कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा और उसके ऊपर कितना गंदा इल्जाम लगाया गया था। फिलहाल एडमंड और बेन बंदरगाह से निकलते हुए उस जगह पर आए जहां पर शिप का मालिक रहा करता था। यहाँ कई साल बीत चुके होते हैं और वो ओनर तो एडमंड को पहचान भी नहीं पा रहा था। इसलिए एडमंड झूठ बोलकर एडमंड के बारे में ही पूछता है उस ओनर से। ओनर ने बताया कि एडमंड नाम के उस आदमी को देशद्रोही घोषित कर दिया गया था क्योंकि वो नेपोलियन के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। ये न्यूज जब एडमंड के घर वालों को पता चली तो उसके फादर ने फांसी लगा ली थी। ये सुनकर एडमंड को बहुत बुरा लगा। इनफैक्ट ये भी पता चलता है कि उस उच्च अधिकारी विल ने ही एडमंड पर ये आरोप लगाया था। अब यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के बारे में पूछने पर पता चला कि फर्न ने मैरी से शादी कर ली है। एक तरीके से देखा जाए तो एडमंड से रिलेटेड अब यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। इसीलिए अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखता और अपने दोस्त बेन के साथ निकल पड़ता है समुद्र के अंदर, यानी उस खजाने को ढूंढने के लिए जिसकी लोकेशन मैप पर मौजूद है। वो दोनों मैप के अकॉर्डिंग एक बड़े से आइलैंड पर पहुंचते हैं और उसे ढूंढने लग जाते हैं। मैप पर भी दिए गए इंस्ट्रक्शंस काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, लेकिन आखिरकार वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एडमंड की नजर पानी में मौजूद चमकती हुई चीज पर जाती है। एडमंड तुरंत ही पानी में गोता लगा देता है और नीचे की तरफ लिटरली खजाना उसे मिल गया था। ओपन करने पर वहां पर कई सारे सोने के सिक्के और कई सारी ज्वेलरीज मौजूद थी।
बेन को भी जब ये पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहाँ पर इतने ज्यादा खजाने के बक्से थे कि उसे ले जाने के लिए किसी शिप की जरूरत होगी। बेन तो हंसते हुए रुक नहीं रहा था, लेकिन एडमंड काफी सोच में पड़ जाता है। एडमंड को अब सिर्फ अमीर नहीं बनना था, बल्कि उसे इस पैसों का यूज करके बदला लेना था अपना, उन लोगों से बदला जिन्होंने लाइफ में उसके साथ बहुत गलत किया है। बेन तो एडमंड के पूरे साथ था, इसीलिए दोनों जैसे तैसे उस खजाने को लेकर आ जाते हैं। सबसे पहले एडमंड ने अपना हुलिया से लेकर अपना नाम चेंज कर लिया था। फिर खजाने की मदद से एक बहुत ही आलीशान घर खरीदा। वो इतना बड़ा मेंशन होता है कि पूरी आधी सिटी उसके अंदर आ सकती थी। एडमंड का सबसे पहला टारगेट था उसका वो फन नाम का दोस्त, जिसने की उसे धोखा दिया। एडमंड अब फ्रांस में सबसे ज्यादा अमीर बन चुका था और उसने कई सारे लोगों को एक पार्टी में बुलाया। बाकी जितने अमीर गेस्ट थे वो एडमंड की रॉयल्टी देखकर काफी चौंक गए थे। चारों तरफ एडमंड का नाम फैलने लगा था, पर यहाँ एडमंड को पता चलता है कि उस पार्टी में फर्न नहीं आया। अब यहाँ एडमंड जब फर्न के बारे में कुछ डिटेल्स निकलवाता है तो पता चला कि फर्न ने कई सारे लोन्स लेकर रखे हैं। इस वजह से एडमंड ने सबसे पहले उस बैंक को ही खरीद लिया और बेन से कहा कि हमें फर्न पर प्रेशर डालना है ताकि वो पैसे दे दे। यहाँ हमें पता चला कि फर्न ने मैरी से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं रहता था। वो अपना आधा समय जुए खेलने में बिताता और अलग अलग लड़कियों के साथ सोने में। पर हमें पता चला कि फर्न के बेटे को कई पायरेट्स ने अपना बंदी बना लिया है। वो उसे एक सीक्रेट जगह पर छुपा कर रख देते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पर एक आदमी आता है जो कोई और नहीं बल्कि एडमंड ही था। एडमंड ने उन सारे पायरेट्स को हरा दिया और फर्न के बेटे को छुड़ा लेता है। पर रियलिटी तो ये थी कि ये तो एडमंड का ही प्लान था। उसने ही पायरेट्स को भेजकर उसे पकड़वाया और फर्न के बेटे को बचाकर हीरो बन गया। फर्न का बेटा खुश होकर उसे अपनी बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करता है। और अब कुछ समय बाद एडमंड उस पार्टी के अंदर फर्न से मिल रहा था इतने सालों बाद। एडमंड का चेहरा तो बदल गया होता है, इसीलिए फर्न उसे पहचान नहीं पा रहा था। फर्न बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करता है उसके बेटे की जान बचाने के लिए। पर जैसे ही मैरी की नजर एडमंड के ऊपर गई तो वो थोड़ा शक खाने लगी थी, क्योंकि उसे कहीं न कहीं कुछ फीलिंग आती है कि उसने पहले भी इस चेहरे को देखा है। एडमंड अब यहाँ मैरी के साथ डांस करने की परमिशन मांगता है और दोनों जाकर वहाँ पर नाचने लगे थे। मैरी समझ नहीं पा रही थी कि उसे किसका चेहरा याद आ रहा है, पर फिलहाल दोनों सारी चीजें भूलकर डांस करते रहते हैं। पार्टी करते दौरान पता चला कि उस जगह पर विल भी आ चुका है, यानी वही उच्च अधिकारी जिसने कि एडमंड को फंसाया था। तो एडमंड अब अपना खेल चालू कर देता है सभी से बदला लेने का। एडमंड ने तुरंत ही फर्न और विल को साथ में बुलाया और कहा कि मेरे पास बहुत खजाना है, लेकिन मैं उसे बंदरगाह पर तुम्हारे बिना नहीं ला सकता। तो फर्न उस खजाने को छुपाने में मदद करेगा और विल अपने अधिकारियों को साइड में हटाएगा ताकि उस पर कोई कार्यवाही ना हो। इसके बदले एडमंड ने उन्हें हिस्सा भी देने के लिए कहा। पर यहाँ विल और फर्न बहुत लालची होते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रेड की मदद से पूरा खजाना खुद ही ले लेंगे। बंदरगाह पर अब बहुत सारा सोना आने लगा था, जिसे ध्यान रखने के लिए रेड को भेजा जाता है। पर जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा, कई सारे पुलिस ऑफिसर आ चुके थे। यानी ये एडमंड का प्लान था और उसने रंगे हाथों रेड को पकड़ लिया है। रेड जैसे ही भागने वाला था तब तक एडमंड उसे मारने लगता है और उसे रियलाइजेशन दिलाता है कि आखिर वो कौन है और इतने सालों बाद वापस आया है। रेड को तो पकड़ लिया जाता है, इसीलिए अब एडमंड विल के पास गया। विल को वो सारी सच्चाई बताता है कि कैसे वो आखिर में कौन है और अब आया है वो बदला लेने के लिए। विल ने सब एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने ही जानबूझकर तुम्हें फंसाया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। पीछे से पूरे ऑफिसर्स की टीम निकलती है और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। यानी अब विल को भी सजा मिलने वाली थी और उसे भी उसी जेल में भेजा जाता है जहाँ पर एडमंड ने इतने साल काटे थे। आखिर में बच जाता है फर्न, जो भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैरी उसके साथ जाने से मना कर देती है। और उस मोमेंट पर सच्चाई पता चली कि मैरी और फर्न का जो बेटा है वो एक्चुअल में एडमंड का था। ये पता चलने पर फर्न काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो भागते हुए सीधा खजाने के पास पहुंचा। पर खजाने में तो कुछ भी नहीं था। वहाँ अब एडमंड पहुंच गया अपने असली वाले रूप में। यानी फर्न भी पहचान जाता है कि आखिर ये उसका ही दोस्त है जो अब शायद उससे बदला ले रहा है। फर्न बहुत ही गुस्सा होकर दोनों में अब झगड़े होने लगते हैं, लेकिन वहाँ फर्न का बेटा आ गया जो फर्न को प्रोटेक्ट कर रहा था। पर मैरी भी पहुंचकर अपने बेटे को समझाती है कि तुम्हारे असली फादर फर्न नहीं बल्कि एडमंड थे। उस समय उसे अपने बेटे की परवरिश के लिए फर्न से शादी करनी पड़ी। एडमंड खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैरी ने जानबूझकर फर्न से शादी की। पर यहाँ तुरंत फर्न बंदूक निकालता है और उन सभी के ऊपर पॉइंट कर देता है। उसने कहा कि वो सभी को मारकर खत्म कर देगा, लेकिन वो जैसे ही फायर करता तभी बेन वहां पर पहुंच जाता है और उसके हाथ पर चाकू मारता है, जिससे कि फर्न का निशाना चूक गया। पर वो गोली जाकर सीधा मैरी के कंधे पर लगती है। फर्न भाग तो रहा था, लेकिन गुस्से में एडमंड उसे जाकर पकड़ता है और काफी मारता है। इनफैक्ट उसने तो उसे अधमरा कर दिया था। शायद फर्न के पास आखिरी समय बचे हुए हैं और यही उसकी सजा है। यहाँ एडमंड इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार उसकी वाइफ और बेटा उससे मिल गया है। इतने सालों बाद जब उसे लग
रहा था कि सब खत्म हो जाएगा, इस समय वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है और उसके पास फैमिली भी है। एडमंड बेन के साथ किनारे पर आता है और उन दिनों को याद करता है जब उसके पास बिल्कुल भी होप नहीं बची थी और किन किन लोगों ने उसकी मदद की। एट द एंड वो बेन के साथ मिलकर यही डिसाइड करता है कि वो अपने बचे हुए सारे खजाने को डोनेट करेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा, क्योंकि एट द एंड वो बूढ़ा आदमी यही चाहता था। उसके बाद एडमंड अपनी फैमिली के साथ आराम से जिंदगी जीने लगा। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।